स्वागत नहीं करोगे हमारा। सो वेलकम 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 एवरीवन माय लवली सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम एक प्यारा प्यारा एएस रिवाइज करेंगे, दैट इज AS2 इन्वेंट्रीज। ठीक है, आपने पहले कहीं से ही पढ़ रखा हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। पूरा डिटेल्ड रिवीजन कराऊंगा और अपने रिवीजन की खास बात, हम सारे कंसेप्ट रिवाइज करते हैं, साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी रिवाइज कराऊंगा। कम से कम समय में आपका मैक्सिमम आउटपुट निकालने का ट्राई करूंगा। ठीक है, उसके अलावा जब मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, ऑफ कोर्स मैं ये बोर्ड नोट्स यूज करने वाला हूं। ये बोर्ड नोट्स मैं मेरे टेलीग्राम पे डाल दूंगा, मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके अलावा मैं जब मेरी क्वेश्चन बैंक यूज करूंगा तो ये वाली क्वेश्चन बैंक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बताता हुआ चलूंगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और उसी को हम फटाफट से रिवाइज करते हुए भी चलेंगे। ठीक है, दिस क्वेश्चन इट इज अवेलेबल, यू कैन बाय फ्रॉम bbwatchers.com। तो वहां से यू कैन गेट दिस क्वेश्चन बैंक। पूरे एकदम शानदार तरीके से क्वेश्चन बैंक है। अगर आप नहीं भी लोगे तो चलेगा, आपने जिनसे भी पढ़ रखा है, आपने मेरे से पढ़ रखा है, तो जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक होगी वो आप लेके बैठ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द रिविजन इन 3, 2, 1 एंड गो। अच्छा, उसके पहले सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसे ही बहुत सारे मीठे मीठे रिवीजन आपके लिए आने वाले हैं बॉस। चलो आ जाओ। AS2 इन्वेंटरीज। सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो हमने डेफिनेशन पढ़ा था। इन्वेंट्री में ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट बात, इन्वेंट्री कोई भी चीज कब बनेगी आपके लिए? व्हेन इट इज हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जब उस आइटम को बेचना खरीदना आपका बिजनेस है, ऑर्डिनरी बिजनेस है, उसको बोलेंगे इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री में 3 कैटेगरी है, फिनिश गुड्स, WIP, रॉ मटेरियल्स। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, रॉ मटेरियल्स आपका बेचने का बिजनेस नहीं होता है, आप रॉ मटेरियल्स से कंज्यूम करते हो और FG बनाते हो, मतलब रॉ मटेरियल यूज करते हो और उससे फिनिश गुड्स बनाते हो। ओके, चलो, तो ये 3 टाइप की आपकी इन्वेंट्री हो सकती है। उसके अलावा सेकंड पार्ट में देखा था कि कौन से चीजें AS2 में नहीं आती है। तो इसमें क्या था, सबसे पहला, अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो किसी चीज का, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में आप इन्वॉल्व हो, मान लो आप बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो अगर वो कंस्ट्रक्शन WIP स्टेज में, तो इट इज नॉट कवर्ड अंडर AS2। इसमें याद है आपको मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बोला था, अगर वो बिल्डिंग रेडी है, रेडी फॉर्मेट में है, तो वो अगर रेडी फॉर्मेट में, फिर वो AS2 में ही कवर्ड है। बट जब तक वो WIP स्टेज में, इट विल बी गवर्न बाय AS7। उसके अलावा अगर शेयर्स डिवेंचर्स वगैरह में ट्रेड करते हो, इट इज गवर्न बाय AS13। उसके अलावा अगर आप प्रोड्यूसर ऑफ लाइफ स्टॉक हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो, तो भी आपके ऊपर AS2 एप्लीकेबल नहीं है। और अगर आप मिनरल ऑयल्स, ओर्स वगैरह का आप ट्रेडिंग करते हो, तो उसके ऊपर भी आपको AS2 एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये सेकंड पॉइंट था, स्कोप इतना रेलिवेंट नहीं है। फिर आता है मेजरमेंट। ये चीज तो बचपन में हर कोई पढ़ के ही आता है ना, बचपन का प्यार। वो बोलता है मेजर किस पे करेंगे इन्वेंट्री को? इट विल बी लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। ठीक है, उसके बाद अब इसी को समझाने के लिए बताया था मैंने, मान लो आपका इन्वेंट्री है, कॉस्ट 100 है, NRV 90 है, तो हम इसको NRV पे रखेंगे। NRV मतलब अगर आज बेचने निकलोगे तो नेट में कितना पैसा आपको मिलेगा। ठीक है, अब क्योंकि हम कॉस्ट या NRV विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करते हैं, तो अब पूरे स्टैंडर्ड ने पूरे डिस्कशन को 2 पार्ट में बांट दिया। पहला पार्ट है कि कॉस्ट में क्या क्या आएगा, उसके अलावा सेकंड पार्ट विल बी NRV कैसे निकलेगी। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट में क्या क्या आएगा, तो दैट इज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, आपका 2 तरह का बिजनेस हो सकता है। या तो आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? आप रॉ मटेरियल लेते हो, है ना, और उससे फिनिश गुड्स खुद बनाते हो, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। और एक होता है आपका ट्रेडिंग बिजनेस, जहां आप क्या करते हो, आप सीधा फिनिश गुड्स खरीदते हो और उसी को डायरेक्ट बेच देते हो विदाउट एनी मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस, ध्यान रखना। तो अगर आपके पास इन्वेंट्री है किसी भी तरह की, तो आपके कॉस्ट में क्या क्या आएगा? तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, है ना, अगर आप रॉ मटेरियल खरीदते हो तो उसके कॉस्ट में क्या क्या आएगा। ऑल्टरनेटिवली अगर आपने डायरेक्टली फिनिश गुड्स खरीदा तो भी सेम चीज ही कॉस्ट में आएगी। अब वो क्या क्या सुनना, सबसे पहला है परचेज प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मतलब ऐसा डिस्काउंट जो वो दुकानदार हर पब्लिक को दे रहा है। ठीक है, तो मान लो आपने इन्वेंट्री थी 1.2 लाख की, अपने को ट्रेड डिस्काउंट मिला 20,000 रुपीज का। दिस डिस्काउंट वॉज गिवन टू एवरीवन, तो अपने को कितने में पड़ा? 1 लाख। तो हम इन्वेंट्री को 1 लाख पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, उसके अलावा ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अगर इस इन्वेंट्री के कॉस्ट पे आपको मान लो 18% का GST लग गया, तो ये क्या, ये 18,000 का जो GST है, क्या कॉस्ट में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो बोलता है अगर ये नॉन रिफंडेबल है तो जुड़ जाएगा। मतलब अगर आपने सुना रहेगा कि GST का कभी कभी इनपुट मिलता है, इनपुट मतलब बेनिफिट मिलता है, एक तरीके से रिफंड जैसा मान लो, तो अगर GST का आपको रिफंड मिल जाता है तो वो कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा। मतलब अगर आपने कोई टैक्स भरा और टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला आपको, तो फिर वो कॉस्ट में जुड़ जाएगा। बट अगर टैक्स का बेनिफिट मिलेगा तो कॉस्ट में ऐड मत करना, वही लिख के मैंने दिया हुआ है। इफ टैक्सेस आर रिफंडेबल दे विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री। ठीक है, आगे ऑल द डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस। इसका मतलब इन्वेंट्री बनाने में जो जो खर्चे रेलिवेंट थे वो सारे जोड़ देना, हैंडलिंग कॉस्ट, फ्रेट, इंश्योरेंस, ब्रोकरेज, कमीशन पेड टू बाइंग एजेंट एक्सेट्रा। ठीक है, दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये था कॉस्ट ऑफ
परचेज। अगर आप रॉ मटेरियल खरीदते हो या फिर डायरेक्टली फिनिश गुड्स खरीदते हो तो ये सारी चीजें कॉस्ट ऑफ परचेज में आएगी। उसके अलावा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो तो क्या सिर्फ रॉ मटेरियल खरीदने से काम चलेगा क्या? ना मुन्ना ना, हमको रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। तो वो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन भी आपके इन्वेंट्री में जुड़ेगा। अब कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके अलावा आते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स? वेरिएबल ओवरहेड्स का मतलब होता है कि आप जितना क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करोगे आपको उतना खर्चा आएगा, जितना क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करोगे आपको उतना खर्चा आएगा। तो इसलिए हम नॉर्मली बोलते हैं कि वेरिएबल ओवरहेड्स इज बेस्ड ऑन एक्चुअल कैपेसिटी। अभी एक्चुअल का मतलब क्या है कि देखो, वेरिएबल मतलब क्या होता है? जितना यूनिट्स बनाओगे उतना ही खर्चा करना है, इसलिए वेरिएबल ओवरहेड्स वेरी करेगा बेस्ड ऑन हाउ मेनी यूनिट्स यू आर प्रोड्यूसिंग, इसलिए उसको बोलते हैं इट इज बेस्ड ऑन एक्चुअल कैपेसिटी। मतलब जितना इन्वेंट्री बनाई उतने ही यूनिट्स का डायरेक्टली आप पर यूनिट जो वेरिएबल ओवरहेड है वो मल्टीप्लाई कर देना। मान लो आपका वेरिएबल ओवरहेड है 20 पर यूनिट और आपके इन्वेंट्री में 100 यूनिट है, तो हाउ मच विल बी योर वेरिएबल ओवरहेड्स? 100 यूनिट इंटू 20 पर यूनिट, ऐसा। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब यहां आता है कहानी में ट्विस्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, मुझे बताओ फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब क्या होता है? कि आप कितना भी इन्वेंट्री बनाओ, दिस इज द फिक्स्ड कॉस्ट, दिस वोंट चेंज। मान लो मैंने अभी एक क्लासरूम रेंट पे लिया, अब वो क्लासरूम में 5 बच्चे बैठे कि 100 बच्चे बैठे, रेंट 1 लाख रुपीज लगने वाला है, इसको बोलते हैं फिक्स्ड ओवरहेड। तो फिक्स्ड ओवरहेड को नॉर्मल एक्चुअल में आपने कितना बनाया उससे फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम नॉर्मली ऐसा बोलते थे कि फिक्स्ड ओवरहेड इज बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी। लेकिन मैंने आगे यहां कुछ और लिख रखा है। ठीक है, याद है आपको मैंने एग्जांपल करवाया था, पहले मैं एग्जांपल कराता हूं फिर समझाता हूं आपको, बट एक बार अगर आप रीड करोगे तो ऐसा लिखा है कि फिक्स्ड ओवरहेड का एक शॉर्टकट था, इट शुड बी बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी विच एवर इज हायर। अब ऐसा हम क्यों बोलते हैं विच एवर इज हायर, समझेगा आपको। अच्छा, ये यूज कब करना है? देखो, नॉर्मली आपको हर ओवरहेड के लिए पर यूनिट कॉस्ट निकालनी होती है। ठीक है, तो फिक्स्ड ओवरहेड का जब आप पर यूनिट कॉस्ट निकालोगे तो मैं किससे डिवाइड करूं? तो बोलता है नॉर्मल कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी, दोनों में से जो भी ज्यादा है उससे आप डिवाइड करना। ठीक है, इसको बेहतर समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक कंपनी है पार्थ लिमिटेड, ठीक है, उसका नॉर्मल कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट्स, एक्चुअल कैपेसिटी है 75,000 यूनिट्स। ठीक है, टोटल खर्चा मैंने इंकर किया 1,50,000 का। अब दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या जितना मेरा कैपेसिटी था क्या उतना मैंने प्रोड्यूस किया? द आंसर इज नो, मैंने कम कैपेसिटी में प्रोड्यूस किया है। इसके दो रीजन हो सकते हैं, एक या तो कंपनी वाज इनएफिशिएंट, सेकंड या तो कंपनी के प्रोडक्ट्स की इतनी डिमांड नहीं थी तो कम बनाया। आप दिल पे हाथ रख के बताओ, जब नॉर्मल कैपेसिटी से कम बनाते हो तो क्या मैं पूरा फिक्स्ड ओवरहेड इन्वेंट्री में ऐड कर देना चाहिए क्या? द आंसर इज नो। देखो, इन्वेंट्री में पूरा तब ऐड करना जब जितना कैपेसिटी था उतना आपने पूरा बनाया। जब आपने उतना पूरा बनाया ही नहीं तो आप पूरा नहीं ऐड कर सकते, है ना। तो इसका एक लॉजिकल तरीका ये था कि आप ऐसा सोचो, 1 लाख यूनिट्स बनाते तो 1.5 लाख का फिक्स्ड ओवरहेड ऐड करते इन्वेंट्री में। अब आपने सिर्फ 75,000 बनाए तो कितना ऐड करना चाहिए? यू कैन जस्ट डू क्रॉस मल्टीप्लाई, बट एग्जाम में आप ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? इसमें 2 स्टेप है। सबसे पहला, यू विल फाइंड द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। वो ढूंढने के लिए वी विल डिवाइड द फिक्स्ड ओवरहेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी विच एवर इज हायर। तो मैंने 1 लाख से डिवाइड किया, मुझे आया ₹1.5 पर यूनिट। सेकेंड स्टेप, अब करना क्या है? अब ये 1.5 पर यूनिट को मल्टीप्लाई करना जितना आपने रियल में मैन्युफैक्चर किया है। तो स्टेप नंबर 2 में बेसिकली हम एलोकेशन करते हैं। ये जो 1.5 लाख है इसको एलोकेट करते हैं कि इन्वेंट्री में कितना एलोकेट करना है। तो पहला पार्ट यही बनेगा, इन्वेंट्री एलोकेशन। ये निकलेगा जितना आपने एक्चुअल में बनाया वो इनटू द कॉस्ट पर यूनिट। तो 75,000 एक्चुअल में बनाया और कॉस्ट पर यूनिट वाज 1.5, टोटल खर्चा आ गया 1,12,500। बस आप इतना ही कैपिटलाइज कर पाओगे इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। कैपिटलाइज का मतलब होता है इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड करना। सो व्हाट अबाउट द बैलेंस? इट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल। इसको हम प्यार से एन एब्जॉर्ब्ड कॉस्ट बोलते हैं। तो 2 स्टेप दोबारा, सबसे पहला हम ढूंढेंगे फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। दूसरा, अब जो पर यूनिट मिला उसको आप एक्चुअल से मल्टीप्लाई करना, आपको मालूम पड़ जाएगा मैं कितना इन्वेंट्री में ऐड कर सकता हूं, बाकी विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। अच्छा, इसका सेकंड एग्जांपल अपन ने किया था। मान लो नॉर्मल कैपेसिटी 1 लाख है और एक्चुअल भी आपने 1 लाख मैन्युफैक्चर कर लिया। अब थोड़ा लॉजिक लगाओ, जितना कैपेसिटी है उतना पूरा बना लिया तो मैं बोलूं मुझे पूरा खर्चा कैपिटलाइज करने को देना चाहिए ना, क्योंकि जितना कैपेसिटी उतना मैंने पूरा बनाया है। तो यहां देखो वही हुआ रहेगा। अब देख लो, 2 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले ढूंढना है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी विच एवर इज हायर। यहां दोनों सेम है तो 1 लाख से डिवाइड किया, मुझे मिला ₹1.5 पर यूनिट। एलोकेशन करना, इन्वेंट्री में कितना एलोकेट करेंगे? एक्चुअल कैपेसिटी इंटू कॉस्ट पर यूनिट। तो पूरा 1.5 लाख एलोकेट हो रहा है और बैलेंसिंग फिगर यहां कुछ भी नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी नहीं किया। अच्छा, और बेहतर समझने के लिए एग्जांपल नंबर 3 ले लेते हैं। आ जाओ। तो इसमें क्या बोला हुआ है? फिक्स्ड ओवरहेड 1.5 लाख है, नॉर्मल कैपेसिटी 1 लाख है, एक्चुअल कैपेसिटी 1,20,000।
इसने तो नॉर्मल से भी ज्यादा मैन्युफैक्चर किया। अरे ऐसे कैसे? अरे गर्लफ्रेंड ने फ्लाइंग किस दिया रहेगा, जोश आया रहेगा, ज्यादा मैन्युफैक्चर कर लिया। हाँ वाह सर वाह, तो ज्यादा मैन्युफैक्चर किया। तो अपना स्टेप्स फॉलो करने का सिंपल सिंपल पहला स्टेप नंबर 1 क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। टोटल खर्चा लो, डिवाइड बाय नॉर्मली एक्चुअल विच एवर इज हायर से डिवाइड करना। तो हम 1,20,000 से ही डिवाइड करेंगे। यहां हायर 1,20,000 है, फर्स्ट केस जिधर नॉर्मल से नहीं एक्चुअल से डिवाइड हो रहा है, तो 1,20,000 से डिवाइड करना। पर यूनिट आपको मिलेगा 1.25। अब आप इन्वेंट्री में एलोकेशन करना, तो एलोकेशन आपका पूरा 1,50,000 एलोकेट हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, मैंने जब क्लास में सिखाया था तो एक चीज करके दिखाई थी। अगर मैं नॉर्मल से डिवाइड करता ना, तो मेरा पर कॉस्ट पर यूनिट आता 1.5, और अगर नॉर्मल से डिवाइड करते इस केस में, तो आपकी एलोकेशन 1,80,000 की हो जाती। अब दिल पे हाथ रख के बताओ, दिल पे, यहाँ दिल पे, सीने पे हाथ रख के बताओ, 1,50,000 ही इंकर किया, तो आप 1,80,000 कैसे ऐड कर रहे हो कॉस्ट के अंदर? तो ये ना हो इसलिए वो आता है कि नॉर्मल से डिवाइड करो या एक्चुअल से डिवाइड करो, विच एवर इज हायर। और यहां भी एक चीज बहुत ऑब्वियस है, देखो आपने जितनी कैपेसिटी है उसके उससे बेटर ही काम किया ना, तो पूरा खर्चा कैपिटलाइज करने को देना चाहिए। तो हमारे स्टेप से वो एग्जैक्टली वैसा ही आंसर आता है। ठीक है, तो ये लॉजिक था। आई होप आपको रिकॉल हुआ रहेगा ये चीज। तो अगेन मैं बता दूं, फिक्स्ड ओवरहेड अगर एलोकेट करना हुआ तो 2 स्टेप। पहला, फाइंड द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, बराबर वो कैसे फाइंड करोगे? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नॉर्मल कैपेसिटी या एक्चुअल कैपेसिटी, विच एवर इज हायर। एंड सेकंड स्टेप इज एलोकेशन। एलोकेशन में क्या करना? इन्वेंट्री में कितना एलोकेट करोगे? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू पर यूनिट कॉस्ट, और जो बैलेंस फिगर है इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ध्यान रखना। और प्रॉफिट एंड लॉस वाला नॉर्मली तब आता है जब आपने नॉर्मल से कम मैन्युफैक्चर किया है, नॉर्मल से कम मैन्युफैक्चर किया है। ठीक है, चलो। अच्छा, इसी चीज को बेहतर समझने के लिए अगर आप क्वेश्चन बैंक में आओगे, तो ये ऐसे ही सिमिलर 3 केस वाला एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। अगर मेरा एग्जांपल समझ आया तो ये वाला क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएगा। यू कैन जस्ट डू इट। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाता हूं मैं। ठीक है, अब आता है, अब मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूं ना, तो मैंने पहले क्या डिस्कस किया? कॉस्ट परचेस, कॉस्ट प्राइस में क्या क्या आएगा, उसके बाद कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या क्या आएगा, फिर कुछ कौन से चीजें इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड नहीं करनी चाहिए, उसको बोलते हैं एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। पहला है एबनॉर्मल वेस्टेज, इसके ऊपर डिटेल चर्चा नीचे होती है, मैं बात करूंगा। फिर है स्टोरेज कॉस्ट, मतलब इन्वेंट्री बनने के बाद जब तक वो सेल नहीं हो जाती तो आप स्टोर करके रखते हो, वो खर्चा यू कांट कैपिटलाइज। वाई? बिकॉज हम इन्वेंट्री के कॉस्ट में से वही खर्चा ऐड करेंगे जो इन्वेंट्री बनाने में रेलिवेंट है। स्टोरेज कॉस्ट इज नॉट रेलिवेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग द इन्वेंट्री, ध्यान रखना। हाँ, कुछ कुछ केस में स्टोरेज इज रेलिवेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग। सर ऐसे कौन से केस है? अरे अरे वाई, दारू नहीं, पिकल, पिकल, अचार, याद है मम्मी वगैरह वो कैरी डालती है, तेल डालती है, नमक वमक डाल के 1 साल रखती है, तो दैट स्टोरेज इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। तो जहां स्टोरेज इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, वहां आप स्टोरेज वाला खर्चा ऐड कर सकते हो। सेम इज द केस विद लिटिल लिटिल वाइन्स, उसमें भी तो होता है ना कि जितनी पुरानी उतनी अच्छी। हाँ, आगे उसके अलावा अगर एडमिन ओवरहेड्स, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स वगैरह इंकर किया, आप ऐड नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर कोई इंटरेस्ट चार्ज आपने इंकर किया है, दैट ऑल्सो यू कैन नॉट कैपिटलाइज। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट चार्ज? एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो मैं क्रोमा गया, क्रोमा से मुझे आईपैड खरीदने का था। ठीक है, तो 1,00,000 रुपीज़ का आईपैड था, बट मैंने उनको बोला कि मैं 1 साल के बाद पे करूंगा, तो उन्होंने बोला 1 नहीं 1.1 लाख रुपीज़ लगेगा उस केस में। तो द 10,000 विच आई एम पेइंग एक्स्ट्रा, इट इज नॉट फॉर द आईपैड, इट इज फॉर द क्रेडिट पीरियड। मैं 1 साल के बाद पेमेंट कर रहा हूं ना, इसलिए मुझे 10,000 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो दैट 10,000 कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान रखना। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस सर। अब आया एक और कंसेप्ट, ये एबनॉर्मल वेस्टेज वाला। अब अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये ध्यान से सुनना। नाउ एबनॉर्मल वेस्टेज में क्या हो रहा है? मान लो आपने 1,000 बुक मंगाई है ना, परचेस की एट ₹150, टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 1,50,000। नाउ देयर इज समथिंग नोन एज नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस मतलब क्या होता है कि आप कभी भी अगर 1,000 बुक मंगाओगे तो इतना नुकसान तो होना नॉर्मल है। ठीक है, जैसे अगर आप कभी पेट्रोल वगैरह मंगाते हो, तो अगर आप पेट्रोल ट्रक में मंगाते हो तो कुछ कुछ क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इवेपोरेट हो ही जाता है। तुम समझ रहे हो? सपोज आपने किसी कपड़े से शर्ट बनाया, तो जब वो कपड़े से शर्ट बनाओगे तो कुछ कपड़ा तो लॉस हो ही जाता है कटिंग वटिंग करने के बाद, ऐसा। तो उसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। तो 1,000 बुक मंगाओगे तो 5% तो नुकसान आपका हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब 1,000 का 5% कितना होता है? 950। दैट इज नॉर्मल लॉस। क्या नॉर्मल लॉस से हमको कोई दिक्कत है? द आंसर इज नो। नॉर्मल लॉस से हमका कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। अब आगे, आउट ऑफ 1,000 बुक्स ओनली 920 वर रिसीव्ड इन गुड कंडीशन। अब आप सोचना, 1,000 का 5% इज 50। दिस वॉज नॉर्मल लॉस। 50, दिस वॉज नॉर्मल लॉस। रियल में आपका लॉस कितना हुआ? 1,000 मंगाई, 920 ही आई, तो रियल में आपका 80 का लॉस हो गया। ठीक है, मतलब नॉर्मल लॉस से भी ऊपर का लॉस हो गया।
तो जो नॉर्मल लॉस से ज्यादा लॉस हुआ उसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। जैसे 80 में से 50 का लॉस तो नॉर्मल था, उससे हमको दिक्कत ही नहीं है, हमको उसके 50 के ऊपर जो नुकसान हुआ 30 का, दैट इज अ नॉर्मल लॉस, इससे हमको दिक्कत है। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या है, रिक्वायर्ड, पहला कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पूछा है, दूसरा वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस पूछा है। अब इसमें भी 2 स्टेप करना है, जैसे पता है फिक्स्ड ओवरहेड में 2 स्टेप करते थे, यहां भी 2 स्टेप करना है। सबसे पहला स्टेप है, आपको एक रिवाइज्ड कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। देखो कैसा है, आपका पर बुक का खर्चा कितना है, 150 है, बट ये तो हम ये मान के निकालते हैं कि आपने 1000 बुक के हिसाब से निकाला होगा, बट रियल में हम तो ऐसा जानते हैं ना कि 1000 मंगाएंगे तो 1000 तो मिलेगी ही नहीं, 950 ही मिलेगी। तो मान के चलना आपने 1000 बुक्स मंगाई नहीं थी, मान लेना आपने 950 बुक्स ही मंगाई थी। क्या मान लेना आपने 950 बुक्स ही मंगाई थी। तो अगर आप 950 बुक्स ही मंगाते बेटा, तो उस केस में आपकी कॉस्ट पर यूनिट 150 नहीं पड़ती। क्यों, हमने पे कितना किया है, 150 पे किया है, तो 150 को आप डिवाइड करोगे यूनिट्स आफ्टर नॉर्मल लॉस से, दैट इज 950 यूनिट से, तो आपको मिलेगा रिवाइज कॉस्ट पर यूनिट। अगर अब मैं इसको फॉर्मूला में डालू, मेरे को फॉर्मूला वैसे पसंद नहीं, बट देखना चाहो तो देख लो, फॉर्मूला में डालू तो इट विल बी टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस। ठीक है, तो आपको एक रिवाइज्ड कॉस्ट पर यूनिट मिलेगा। ठीक है, अब हम मानेंगे कि हमारी कॉस्ट पर बुक 150 है ही नहीं, इट इज हाउ मच, 157.89। अब क्या करना है, एलोकेट करना है। ठीक है, अब मुझे बताओ 950 वॉज द यूनिट्स आफ्टर नॉर्मल लॉस, रियल में तो इतना भी नहीं रिसीव हुआ, रियल में तो अपने नसीब में सिर्फ 920 बुक्स ही रिसीव हुई, बस जितनी बुक्स रिसीव हुई उसके ऊपर जितना कॉस्ट है वो ही कैपिटलाइज कर पाओगे। तो हमको 920 यूनिट्स रिसीव हुए, इंटू 157.89 करोगे, बस इतना ही आप इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड कर पाओगे। बचा हुआ जो एबनॉर्मल लॉस है 30 यूनिट्स का, इंटू 157.89 है, ये आपका जाएगा पीएनएल के अंदर। ओ यस, बराबर। तो अगेन 2 स्टेप, पहला है रिवाइज्ड कॉस्ट पर यूनिट निकालना, कैसे निकालोगे, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स आफ्टर नॉर्मल लॉस। सेकेंड इज टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालना, वो आप कैसे निकालोगे, जितने यूनिट्स रियल में आपने रिसीव किए वो इनटू द कॉस्ट पर यूनिट, बराबर, और जितने भी एबनॉर्मल लॉस है इनटू द कॉस्ट पर यूनिट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब एक बात यार ध्यान रखना, आप अगर टोटल करोगे, आपने स्टेप 2 में कितने इन्वेंट्री के यूनिट पे कॉस्ट निकाला, 920 प्लस 30, आप बोलोगे सर 950 यूनिट्स ही हुआ, हमने मंगाए तो 1000 थे ना, बाकी 50, बाकी 50 का कोई इफेक्ट देना ही नहीं है। क्यों, वो बाकी 50 का इफेक्ट पता है किधर आ चुका, अगर थोड़ा ध्यान से देख पा रहे हो ना, वो बाकी 50 का इफेक्ट इस कॉस्ट पर यूनिट में आ चुका। कैसे, हमने कॉस्ट पर यूनिट 150 नहीं ली ना, हमने मान ला कि नॉर्मल लॉस तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा हर बार, तो इसका इफेक्ट जब हमने पर यूनिट का कॉस्ट निकाला वहां आ चुका। तो जब इसका टोटल मारोगे इट विल नेवर रीच 1000 यूनिट्स, इट विल ऑलवेज रीच द यूनिट्स आफ्टर नॉर्मल लॉस। ठीक है, चलो इसको बेहतर समझने के लिए मैंने एक और एग्जांपल लिया था, फटाफट से चाहो तो देख लो। यहां भी मेरा कुछ लॉस था, टोटल लॉस मान लो 250 का था, इसमें से नॉर्मल लॉस 100 था, एबनॉर्मल लॉस 150 था। यहां भी 2 स्टेप, पहला रिवाइज कॉस्ट पर यूनिट निकालो, दैट इज टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स आफ्टर नॉर्मल लॉस, बराबर आपको कोई पर यूनिट की रेट मिलेगी। अब मुझे क्या करना है, एलोकेट करना है, जितना मिल्क रिसीव हुआ इनटू पर यूनिट इतना इन्वेंट्री में जाएगा, और जितना एबनॉर्मल लॉस था इनटू पर यूनिट ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। ध्यान रखना, इसका भी टोटल मारोगे तो इट विल ओनली रीच 4900, जबकि मैंने मंगाया था 5000 लीटर्स, बट हमको हमेशा टोटल यूनिट्स में 4900 इसलिए आया बिकॉज वो आफ्टर नॉर्मल लॉस के यूनिट से ही मैच करेगा। ध्यान रखना, क्लियर है वाला पार्ट, यस। अब नॉर्मल लॉस समझने के बाद इसी के ऊपर आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी किया था, फटाफट से इसको भी देख लो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां 5% का नॉर्मल लॉस है। ठीक है, आपने 5000 मेट्रिक टन ऑर्डर किया था एंड लॉस कितना हुआ आपको, 3000 का। अगर आप 5000 का 5% करोगे तो 250 का नॉर्मल लॉस आएगा, बट आपको लॉस 300 का हुआ, मतलब आपका 50 का एबनॉर्मल लॉस है, जस्ट रिमेंबर दिस। ठीक है, अब पर यूनिट का कॉस्ट था 1000 रुपीज, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 5000 इंटू 1000 टोटल मिलेगा उससे, बराबर। पहले टोटल कॉस्ट निकाल लिया करो, तो मैंने टोटल कॉस्ट निकाल लिया, इट इज 50 लैक्स। 2 स्टेप है ना, पहला स्टेप रिवाइज्ड कॉस्ट पर यूनिट निकालो, टोटल कॉस्ट दैट इज 50 लैक्स डिवाइड बाय यूनिट्स आफ्टर नॉर्मल लॉस दैट इज 4750, आपको मिलेगा पर यूनिट का रिवाइज्ड कॉस्ट। सेकंड, अब रियल में जितनी इन्वेंट्री मिली दिस इनटू द पर यूनिट यू विल कैपिटलाइज, बाकी एबनॉर्मल लॉस जो भी था विल बी ट्रांसफर टू P&L,
बराबर, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इसका मैंने नोट भी लिख के दिया कि एग्जाम में जब प्रेजेंट करोगे तो क्या नोट लिखना है, ठीक है। चलो, अच्छा मैंने एक एक्सक्लूसिव भाई साहब एक एक्सक्लूसिव नोट दिया था, ठीक है। वैसे भाई साहब है क्या, मैं नॉर्मली ऐसा बोलता हूँ भाई आया है सब करा के जाएगा, तो टेंशन मत लेना, क्योंकि भाई साहब भाई आया है ना, तो ऐसा भाई साहब है, कुछ भी टाइम पास सर। एनीवेज, एक नोट दिया था मैंने। यहाँ नॉर्मली जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको दो चीज़ में कन्फ्यूजन हो सकता है कि फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर भी 2 स्टेप थे, एबनॉर्मल लॉस में भी 2 स्टेप थे, वो दोनों अलग कंसेप्ट है, ठीक है, 2 अलग कंसेप्ट है। फिक्स्ड ओवरहेड एलोकेशन वाला जो चीज़ पढ़ाया और जो एबनॉर्मल लॉस का जो कैलकुलेशन सिखाया, ये 2 अलग कंसेप्ट है, पहली चीज़। सेकेंड चीज़, इफ देर इज नो एबनॉर्मल लॉस, मान लो इस केस में एबनॉर्मल लॉस होता ही नहीं, मान लो नॉर्मल लॉस इज 2% ना, मतलब 100 लीटर का नॉर्मल लॉस है, 100 लीटर का नॉर्मल लॉस है, मान लो आपको लॉस या तो 100 लीटर होता है या उससे भी कम होता है, मतलब इफ योर लॉस इज नॉट एक्सीडिंग द नॉर्मल लॉस, देन आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? उस केस में आपने जितना भी खर्चा किया है पूरा यू कैन ऐड टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ओ, ये लिखा हो सर, अरे वही लिखा है इधर, देखो अभी देखो, इफ देर इज नो एबनॉर्मल लॉस देन नो नीड टू डू द अबव कैलकुलेशन, फुल अमाउंट विल बी एलोकेटेड टू कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। वाह मोदी जी वाह, मजा आ गया सर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो मैंने आपको 4 पॉइंट करा दिए, ठीक है। इनिशियल सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ाया, स्कोप पढ़ाया, मेजरमेंट पढ़ाया, फिर कॉस्ट में क्या क्या आएगा उसका बात किया। अब आएगा कॉस्ट फॉर्मूला, एकदम सिंपल सा पॉइंट है, अपने को थोड़ा बहुत आता ही है इसके बारे में। मतलब इन्वेंट्री के लिए जब कॉस्ट निकालते हैं तो कॉस्ट के लिए कुछ फॉर्मूलाज दे रखे, आइदर यू कैन यूज फीफो, याद है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये फीफो क्या होता है इसको समझने के लिए एग्जांपल नंबर 1 देख लो। मान लो मैंने 100 यूनिट खरीदे 20 रुपीज़ में, 70 खरीदे 25 रुपीज़ में, और मान लो मैंने बेच दिया 60 यूनिट्स। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये 60 यूनिट्स कौन से लॉट में से बिका है, तो हम बोलेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो लॉट पहले आया उसमें से बिका, मतलब ये 60 यूनिट्स यहां से बिका होगा, समझा। अब नॉर्मली ऐसे केस में 2 चीज पूछते हैं, एक तो सीओजीएस क्या है, सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स आपने बेचा उसकी कॉस्ट क्या थी। तो आप सिंपल से देख लो कौन से लॉट से बिका है, लॉट नंबर 1 से बिका है, और लॉट नंबर 1 में कॉस्ट 20 रुपीज है, तो अगर जो बिका उसका सेलिंग प्राइस नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछा, कॉस्ट क्या थी, तो आप बोलना 60 इंटू दिस 20 रुपीज, ठीक है, तो आपको सीओजीएस मिलेगा। कभी कभी पूछता है क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो देख लेना लॉट नंबर 1 में 60 तो बिक गया, तो लॉट नंबर 1 का 40 यूनिट्स बचा हुआ है और लॉट नंबर 2 का 70 यूनिट्स बचा हुआ है, और दोनों की कॉस्ट तो अपने को पता ही है, तो उससे आपको क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। दिस इज फर्स्ट मेथड, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सेकेंड मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेटेड एवरेज मेथड? एग्जांपल देखते हैं फटाफट से, एकदम सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है। सबसे पहले मान लो 1 अप्रैल है, ठीक है, अपने पास कितने यूनिट्स है, अपने पास 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट है एट द रेट ₹20 और 70 है एट द रेट 25। वेटेड एवरेज में क्या करते हैं, हम एक एवरेज प्राइस निकालते हैं। बताओ टोटल यूनिट कितने हो गए, 170, बताओ टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 3750, एक एवरेज प्राइस निकाल लो, दैट विल कम टू 22.06। अब जो भी यूनिट बिकेगा हम मानेंगे 22.06 रुपीज वाला यूनिट बिका है, जो भी स्टॉक में बचेगा हम मानेंगे 22.06 वाला स्टॉक में बचा है, एकदम सिंपल, बराबर। तो अगर आपसे पूछे कि सेल्स, अगर सपोज सेल्स दिया हुआ 60, अब इसका सीओजीएस पूछा है, तो बोलना 60 इंटू द जो कॉस्ट अपने को एवरेज कॉस्ट मिली थी वो। मान लो स्टॉक पूछा क्लोजिंग स्टॉक, तो देखो 170 में 60 बिक गया ना, तो कितना बचा स्टॉक में 110, तो 110 इंटू दिस एवरेज प्राइस विल गिव यू क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा समझा? यस, तो ये था दूसरा मेथड, वेटेड एवरेज और फीफो हो गया। तीसरा है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन तब यूज करने का जब इन्वेंट्री आपस में मिक्सअप नहीं होती है, आपस में मिक्स नहीं होती है, मतलब इन्वेंट्री को आप अलग अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हो। सर समझ नहीं आया, एग्जाम्पल दो सर, इधर आओ एग्जाम्पल देता हूं। मान लो मेरे पास एक रिंग है, एक चेन है और एक बैंगल है, ठीक है, मेरे पास 3 चीज है। अब मान लो मैंने बैंगल बेचा, क्या बेचा मैंने, बैंगल बेचा। अब अगर मैं आपसे पूछूं मेरे स्टॉक में क्या बचा है, तो आप क्या बोलोगे, फीफो यूज करो क्या? सर नहीं नहीं, बैंगल बेचा फिर भी हम मानेंगे, रिंग पहले आई तो रिंग बिकी होगी, ऐसा करूं क्या? आप बोलोगे सर माथा खराब है क्या, बैंगल बेचा तो स्टॉक में बाकी 2 बचा रहेगा। एग्जैक्टली यही बोलता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, ठीक है। इसमें बोलता है कि जो बिक रहा है हमको इजीली मालूम पड़ता है ना कि बैंगल बिका है, तो अगर आपसे सीओजीएस पूछेगा तो बैंगल उसकी जो कॉस्ट है दैट विल बी योर सीओजीएस। यहाँ फीफो या वेटेड एवरेज करने का जरूरत नहीं है, जो बिका वो कॉस्ट बता देना उसकी। और अगर आपसे पूछे स्टॉक क्या है, तो स्टॉक में क्या बचा है, अगर बैंगल ही बिका है तो बाकी तो स्टॉक में बचा है, तो ये 2 का जो भी क्लोजिंग स्टॉक है वो आप दिखा दोगे, ऐसा। तुमको समझा मैंने क्या बोला? यस सर, वो लीफो मेथड नहीं होता क्या? लीफो इज प्रोहिबिटेड, AS2 में देयर इज नो लीफो मेथड, जस्ट रिमेंबर दैट पार्ट, ओके।
चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारा हो गया स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। अगला मेथड है स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये कब यूज होता है? देखो फीफो और वेटेड एवरेज वगैरह यूज करना है तो एटलीस्ट कॉस्ट तो मालूम होनी चाहिए ना। कभी कभी कुछ इन्वेंट्री में यही नहीं समझता है कि कॉस्ट कितना है। मान लो मैं लेदर के गुड्स मैन्युफैक्चर करता हूँ, अब मेरे पास एक 1 टन का लेदर आया, उसमें से मैंने बैग बनाया, जूता बनाया, वॉलेट बनाया, टोपी बनाया, वो जूता बनाया, बेल्ट बनाया, सब बनाया, जैकेट बनाया। अब मुझे ये नहीं समझ रहा है कि टोटल लेदर में से जैकेट बनाने में कितना खर्चा गया, बेल्ट बनाने में कितना खर्चा गया, जूता बनाने में कितना खर्चा गया। तो उस केस में हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक टेक्निक है वो यूज करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट? स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब अंदाजा लगाते हैं कि नॉर्मली एक बेल्ट बनाने में खर्चा कितना लगता है, नॉर्मली जैकेट बनाने में खर्चा कितना लगता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर एक अलग चैप्टर है तुम्हारे कॉस्टिंग सब्जेक्ट में, वहां तुम पढ़ोगे। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ टेक्निक जहां कॉस्ट इंकर्ड कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इजीली। कितना खर्चा क्या मालूम ही नहीं पड़ रहा है, तो हम स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड यूज करते हैं। तो वो चैप्टर पढ़ोगे कॉस्टिंग का ना, ध्यान रखना। बस एमसीक्यू में कभी आया कि कॉस्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, कौन सा मेथड यूज करें, तो बोलना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक। ठीक है। और उसके अलावा कॉस्ट फॉर्मूला में आखिरी मेथड है रिटेल मेथड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेल मेथड? यहां हम रिवर्स जाते हैं। यहां भी अपने को कॉस्ट नहीं मिल रही है, कॉस्ट नहीं मालूम कितनी है, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस तो होती है ना, तो सेलिंग प्राइस में से हम एक्सपेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन लेस कर देते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन? मान लो मैं जैसे टीचिंग इसमें हूँ, ठीक है, तो मान लो मेरा सेलिंग प्राइस है 10,000 और मेरे इंडस्ट्री में मान लो नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन इज 5%। तो मैं सेलिंग प्राइस माइनस 5% का मार्जिन निकाल दूंगा। अब ये मार्जिन कहां से आता है? हम देखते हैं नॉर्मली ऐसी इंडस्ट्री में लोग का कितना मार्जिन होता है, तो यहां हम रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। सेलिंग प्राइस माइनस द ग्रॉस मार्जिन विल गिव यू द कॉस्ट, ऐसा। तो दैट इज योर रिटेल मेथड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये पूरा मैंने कॉस्ट का बात किया। देखो जब मैंने आपको मेजरमेंट पढ़ाया था तो मैंने क्या सिखाया था आपको? मेजरमेंट इज लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। ठीक है, तो अब मैंने कहा था ना पहले मैं पूरा डिस्कशन कॉस्ट का करूंगा, तो वो कॉस्ट का डिस्कशन हो गया। अब जो मैं डिस्कशन करूंगा वो मैं करूंगा एनआरवी का डिस्कशन। ठीक है, आई विल नाउ डू द डिस्कशन ऑफ एनआरवी। आओ एनआरवी की बातें करते हैं गाइज, आओ आ जाओ। ऑल मिला बाबू, मजा आ रहा है बाबू को, लाइक कर लो, कमेंट कर लो, हाई ये चलाओ। हाँ एनआरवी। अब एनआरवी 3 चीजों का, देखो इन्वेंट्री में 3 कैटेगरी था ना, फिनिश गुड्स, डब्ल्यूआईपी, रॉ मटेरियल्स। ठीक है, अब फिनिश गुड्स का एनआरवी क्या होता है समझने का ट्राई करना। फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस, और सेलिंग करने के लिए कभी कभी कुछ खर्चे इंकर करने पड़ते हैं, लाइक ब्रोकरेज, पैकेजिंग, डिलीवरी वगैरह, तो उसको बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट विल गिव यू एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स, खत्म। अगला एनआरवी ऑफ डब्ल्यूआईपी। ठीक है, इसमें अपने पास क्या होता है? अब दिक्कत ये है डब्ल्यूआईपी वाले केस में, डब्ल्यूआईपी मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, आधा अधूरा प्रोडक्ट। स्टैंडर्ड बोलता है आपके पास आधे अधूरे प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस हो ही नहीं सकता, तो यहां हम फिनिश गुड्स के सेलिंग प्राइस को बेस लेते हैं। ठीक है, बट सर ये तो गलत हो गया ना। यस, तो इसलिए एक एक्स्ट्रा चीज लेस करनी पड़ती है, वो है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। देखो अभी डब्ल्यूआईपी स्टेज में है ना, डब्ल्यूआईपी से फिनिश गुड्स बनने में अभी भी कुछ खर्चा इंकर होना बाकी है ना, तो आप क्या करना, फिनिश गुड्स के सेलिंग प्राइस को बेस मानना, उसमें से कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन लेस करना और कॉस्ट टू मेक द सेल आप लेस करना, तो आपको मिलेगा एनआरवी ऑफ डब्ल्यूआईपी। क्या मिलेगा आपको? एनआरवी ऑफ डब्ल्यूआईपी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, इसके लिए मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ था, आप इसको भी देखोगे आपको समझ जाएगा। ठीक है, आपको चाहिए तो मैं करवा देता हूं एग्जांपल, क्या बोलते हैं सुन लो। मान लो मैंने खर्चा आज तक इंकर किया 150, ठीक है, तो जो आज तक इंकर किया वो डब्ल्यूआईपी की कॉस्ट बनती है। ठीक है, उसके बाद सेलिंग प्राइस एफजी का कितना है? 250, तो 250 एफजी का सेलिंग प्राइस है, सेलिंग कॉस्ट 20 है। उसके बाद और कितना खर्चा इंकर होना बाकी है? कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन इज 100, तो आपका एनआरवी आएगा मेरे ख्याल से 130। कॉस्ट कितना था? 150। दिस वॉज द कॉस्ट, दिस वॉज द एनआरवी। सर कॉस्ट कैसे आया? ये देखो जितना आज तक इंकर कर चुके वो डब्ल्यूआईपी का कॉस्ट रहेगा, जो इंकर होना बाकी है वो हम एनआरवी के कैलकुलेशन में लेस करते हैं। ठीक है, तो अब कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो हम रखेंगे 130 के ऊपर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। देखो ऐसा यहां भी किया हुआ है। ठीक है, चलो तो ये दूसरा हमने किसका पढ़ा? डब्ल्यूआईपी का एनआरवी पढ़ा। तीसरा एनआरवी ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, एनआरवी ऑफ रॉ मटेरियल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनआरवी ऑफ रॉ मटेरियल? अब सुनना, रॉ मटेरियल को क्या हम बेचने के लिए खरीदते हैं या एफजी बनाने के लिए खरीदते हैं? तो वेरी गुड आंसर, रॉ मटेरियल को हम एफजी बनाने के लिए खरीदते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड बोलता है क्योंकि आपने रॉ मटेरियल एफजी बनाने के लिए खरीदा है, क्योंकि आपने रॉ मटेरियल एफजी बनाने के लिए खरीदा है, तो रॉ मटेरियल का खुद का कोई एनआरवी होता ही नहीं है,
खुद का कोई एनआरवी होता ही नहीं है। इसकी एनआरवी निकालने के लिए हम डिपेंडेंट होंगे फिनिश गुड्स के ऊपर। हम किस पे डिपेंडेंट होंगे? फिनिश गुड्स के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल खुद अकेले में बिकने वाला ही नहीं है, वो तो एफजी में यूज होने वाला है, तो इसकी डिपेंडेंसी एफजी के ऊपर है। अब वो बोलता है अगर आप एफजी को कॉस्ट या उससे ऊपर बेचने वाले हो, मतलब एफजी का मान लो सेलिंग प्राइस इज अबव द कॉस्ट, मतलब एफजी प्रॉफिट में बिकने वाला है ना, तो फिर आप रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे वैल्यू करना। लेकिन अगर आपका एफजी कॉस्ट से नीचे बिकने वाला है, कॉस्ट से भी सस्ता बिकने वाला है, मान लो कॉस्ट एफजी का 100 रुपया है और उसका एनआरवी 90 है, मतलब एफजी लॉस में बिकने वाला है, तो फिर उस केस में इट इज हाईली प्रोबेबल कि आरएम का भी वैल्यू आपको गिराना पड़ेगा, और इसलिए हम आरएम को रखते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट के ऊपर। सर ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है अगर ये रॉ मटेरियल आप आज खरीदने जाओगे, आज रिप्लेस करने जाओगे तो कितने का पड़ेगा, ठीक है वैसा। अब इसको समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। मान लो एफजी का कॉस्ट 100 है, एनआरवी 110 है, बराबर। अब मैं रॉ मटेरियल पे आता हूँ, कॉस्ट 20 है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट 18 है। तो यहाँ ऐसा मत करना रॉ मटेरियल के लिए कॉस्ट या रिप्लेसमेंट विच एवर इज लोअर, नहीं, इसकी डिपेंडेंसी एफजी के ऊपर है। क्या एफजी कॉस्ट के ऊपर बिकने वाला है? द आंसर इज यस, एनआरवी ज्यादा है, तो फिर आरएम को कॉस्ट पे रखोगे। अच्छा सेकंड एग्जांपल, यहां देखो एफजी का कॉस्ट 100 है, एनआरवी 75 है, बराबर। तो यहां एफजी कम में बिकने वाला है। अब एफजी क्योंकि कम में बिकने वाला है तो रॉ मटेरियल को आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे रखना। ऐसा सबको समझा मैंने क्या बोला? यस सर। ये अपना एनआरवी का डिस्कशन खत्म हो जाता है, ठीक है। अब आता है पूरे चैप्टर का आखिरी कंसेप्ट, एंड दैट इज एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स? एग्जांपल देने का ट्राई करता हूं। मान लो अमूल कंपनी है, अब अमूल कंपनी बटर बना रहा है, चीज बना रहा है। अमूल दूध पीता है इंडिया, तो अमूल कंपनी बटर बना रहा है, चीज बना रहा है। अब दिक्कत ये, अमूल जब दोनों बनाता है तो दोनों एक साथ बनाता है, दोनों की मशीन सेम है, प्रोडक्शन प्रोसेस सेम है, तो अमूल को ये नहीं समझ आ रहा है कि दोनों बनाने में इंडिविजुअल खर्चा कितना लगा। उसको ये तो मालूम है कि दोनों बनाने में टोटल खर्चा 10 लाख का गया, बट ये नहीं समझ आता है कि 10 लाख में से बटर में कितना खर्चा लग गया और चीज में कितना खर्चा लग गया, ये नहीं समझ आता है। तो ऐसे केस में ये ससुरे का नाती अमूल करे तो करे क्या? तो स्टैंडर्ड बोलता है आप उस केस में कॉस्ट को एलोकेट कर देना। अब कैसे एलोकेट करेंगे? इन द रेशियो ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू सेलिंग प्राइस। मतलब देखो 10 लाख का खर्चा इंकर किया, 10 लाख का खर्चा इंकर करके बटर के कितने यूनिट्स बनाए? 1 लाख यूनिट्स बनाए। चीज के कितने यूनिट बनाए? 75,000 यूनिट्स बनाए। बट दोनों का सेलिंग प्राइस अलग अलग होता है ना, तो बटर के जितने यूनिट्स बनाए इनटू द सेलिंग प्राइस कर देना, चीज के जितने यूनिट्स बनाए इनटू उसकी सेलिंग प्राइस कर देना, तो आपको एक नंबर मिलेगा, बराबर। जो भी खर्चा है उसको इस रेशो में बांट देना, उसको इस रेशो में बांट देना। इसको सेल्स रेशो भी बोलते हैं, बट सेल्स रेशो, ये सेल्स वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लेते हैं? जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए मल्टीप्लाई बाय द सेलिंग प्राइस, जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए मल्टीप्लाई बाय द सेलिंग प्राइस। एक बात ध्यान रखना, इसको बोलते हैं एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स, पहला। दूसरा, अब कभी कभी क्या होता है जब आप मेन प्रोडक्ट बना रहे हो तो कुछ बाय प्रोडक्ट भी जनरेट हो जाते हैं। देयर आर सम बाय प्रोडक्ट्स विच आर जनरेटेड। मान लो आपने बटर और चीज बनाया, वेस्ट में छाछ बन गई। अब अमूल क्या करेगा? छाछ को खुद तो ना पी लेगा, वो बोलेगा पब्लिक को बेच देते हैं। तो बाय प्रोडक्ट वाले केस में अगर कुछ भी बाय प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है तो स्टैंडर्ड बोलता है बाय प्रोडक्ट को नॉर्मली आप बेचने ही वाले हो, तो बाय प्रोडक्ट की जो एनआरवी होगी, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस द सेलिंग कॉस्ट। देखो जब बाय प्रोडक्ट को बेचोगे, मान लो छाछ बना बाय प्रोडक्ट में, आप बेचोगे तो छाछ तो ना डायरेक्ट पिलाओगे लोगों को, ऐसा ऐसा बोलेगा हाथ में ऐसा पी ले। आप उसको छाछ को पैकेजिंग करके बेचोगे ना, तो मान लो छाछ बेच के 1 लाख रुपया आया, लेकिन उसको टेट्रा पैक में पैक वगैरह करने के लिए 10,000 रुपया खर्चा भी आ गया, तो नेट में आपको छाछ बेचकर कितना पैसा है? 90,000। तो बोलता है ये जो बाय प्रोडक्ट का जो आपने रेवेन्यू कमाया नेट में, उसको आप मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट से कम कर देना। इन शॉर्ट, पहले में 10 लाख की कॉस्ट को बांट रहा था ना बिटवीन बटर एंड चीज, अब आप क्या करना, 10 लाख में से एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट माइनस कर देना, जो बचा हुआ अमाउंट है इसको आप बांट देना बिटवीन बटर एंड चीज इन द रेशियो ऑफ सेल्स वैल्यू। तो देखो मैंने नीचे वही एलोकेट किया हुआ है, कॉस्ट एलोकेशन। 100 बात की एक बात, अगर मैं जॉइंट प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स की बात करूं तो जॉइंट प्रोडक्ट के अंदर आपका जो भी खर्चा होएगा लेस द एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट, जो बचा हुआ वैल्यू है उसको आप बांट देना इन द सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो मतलब यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू सेलिंग प्राइस। ऐसा डन, कंसेप्ट्स आर ओवर। आई होप आपको ये बात समझ आती है, क्लियर है वाला पार्ट? सर लेकिन कंसेप्ट पढ़ने थोड़ी ना आते, आप आकाश कंदोई हो, आप तो क्वेश्चन भी कराओगे सर।
एक के भाई साहब आ जाओ, अब लाइन से सारे क्वेश्चन निपटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन मैं कर चुका, वो फिक्स्ड ओवरहेड्स वाला क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके, जो ढंग के क्वेश्चन है वो रिवाइज करेंगे, ठीक है। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में कोई दम नहीं है, 7 में भी कोई दम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ, शानदार क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोलता है सुनना। एन एंटरप्राइज ऑर्डर्ड 20,000 kg ऑफ मटेरियल एट ₹110 per unit. The purchase price includes GST ₹12 per kg, in respect of which full input tax credit is admissible. जब भी ऐसा बोले ना, फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट इज एडमिसेबल या अवेलेबल, इसका मतलब जीएसटी का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट आपके इस परचेस प्राइस में से जीएसटी को उठा के बाहर फेंक देना, ठीक है। तो आपकी परचेस प्राइस 110 नहीं मानेंगे, लेस 12 करके जो भी बचता है, मेरे ख्याल से 98 बचता है, उतना ही मानेंगे। सर लेस क्यों किया? बिकॉज द परचेज प्राइस इंक्लूड्स जीएसटी, तो हटाना पड़ेगा बाहर। आगे, फ्रेट अमाउंटेड टू 117,600, उसको आप इन्वेंट्री वाले कॉस्ट में ऐड कर देना। अब बोलते हैं देयर इज अ नॉर्मल लॉस। ओ सर, ये तो नॉर्मल लॉस वाला कंसेप्ट है। तो अगर नॉर्मल लॉस है तो याद है दो, अगर एबनॉर्मल लॉस भी हो जाता है इसके अंदर तो 2 स्टेप। पहला, रिवाइज कॉस्ट पर यूनिट निकालो, दूसरा एलोकेशन करना पड़ेगा। आ जाओ। तो नॉर्मल लॉस 2% है। एंटिटी एक्चुअली रिसीव्ड 19,500 kgs। अगर आप 20,000 पे 2% लगाओगे, सो मेरे ख्याल से इट इज 400 यूनिट्स बराबर। बट आपको एक्चुअल नुकसान 500 यूनिट का हुआ है, तो 100 यूनिट का देयर इज एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। फिर एक और डेटा दिया हुआ है, कंज्यूम्ड 18,000 kg ऑफ मटेरियल। इसका क्या करना सिखाता हूं मैं, टेंशन मत लो। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर केजी एंड एलोकेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। सुनो मेरी बात, हम नॉर्मली क्या करते थे, फटाफट से डिस्कस करते। स्टेप नंबर 1, हम निकालते थे रिवाइज कॉस्ट पर यूनिट, है ना। ये कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स आफ्टर नॉर्मल लॉस। देखो वो मैंने निकाला हुआ इधर, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये देखो यहाँ मैंने किया हुआ है। पहले मैंने टोटल कॉस्ट निकाली, फिर मैंने टोटल कॉस्ट यहाँ निकाली, फिर मैंने डिवाइड किया बाय दी यूनिट्स आफ्टर नॉर्मल लॉस। तो ये मुझे मिल गया कॉस्ट, रिवाइज कॉस्ट पर यूनिट। सेकंड इज एलोकेशन। अब एलोकेशन कैसे करते थे? एक तो जितने यूनिट्स आपको रिसीव हुए, दिस इनटू द कॉस्ट पर यूनिट, और सेकंड होता था एबनॉर्मल लॉस इनटू द कॉस्ट पर यूनिट बराबर। अब इसमें बस एक बाइफर्केशन और देना है। जो यूनिट्स आपको मिले 19,500, इसमें कंज्यूम कितने हो चुके? 18,000। तो जब मैं 90, पहले मैं ऐसा करता था ना, देख लो, 19,500 इंटू 106 करता था, ये मैं कॉस्ट में ऐड करूंगा, और मैं जो भी एबनॉर्मल लॉस है इंटू 106 करूंगा, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ऐसे ही करता था। बस अब यहाँ एक एक्स्ट्रा बाइफर्केशन देना है। जो 19,500 है उसमें से 18,000 कंज्यूम हो चुका और 1,500 ही क्लोजिंग स्टॉक में। तो 19,500 इंटू 106 करने के बजाय मैं बाइफर्केशन करूंगा, 18,000 इंटू 106 और 1,500 इंटू 106। एग्जैक्टली मैंने वो यहां करके दिया हुआ है, इफ यू कैन सी दिस। तो ये है एलोकेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। बहुत शानदार क्वेश्चन। ऑफकोर्स एक बात ध्यान रखना, मैं यार रिवाइज करवा सकता हूँ, ठीक है, बट माई रिविजन इज नेवर गोइंग टू बी रिप्लेसमेंट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। तो मुझे पता है आपके पास समय का कंस्ट्रेंट होगा, लेकिन जितने भी मैं एल्डियर क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो तो आपको लिख के करने चाहिए गाइस, ठीक है। चलो आ जाओ। और ये क्वेश्चन बैंक मेरी बहुत शानदार है, बिकॉज यहाँ सब सीक्वेंस में आपको मिलेगा, ठीक है। मैंने ये पूरे सीक्वेंस में सॉल्व करवाया क्लास में। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 करवाया, 11 के बाद 12 भी करवाया, ऐसा है। तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड थिंग्स। चलो आगे आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इतना ग्रेट नहीं है, उससे बेटर क्वेश्चन मेरे पास है। क्वेश्चन नंबर 12 देखना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोलता है सुनना। अपने पास यहाँ है रॉ मटेरियल पी, उसके यूनिट दिया हुआ है। फिर बोलता है कॉस्ट 250 है, टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इज 20, तो कॉस्ट में जीएसटी इंक्लूडेड था तो वो बाहर निकाल देंगे। फ्रेट इनवर्ड इज 30, हैंडलिंग इज 15, रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज 180। तो रॉ मटेरियल का पहले तो अपन कॉस्ट निकाल लेंगे और फिर हम रिप्लेसमेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैंने निकाला हुआ है, आगे देखते हैं। फिर फिनिश गुड्स क्यू का आपको डेटा दिया हुआ है, फिनिश गुड्स क्यू, ठीक है। उसमें कैसा बोला हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस इज 1500 यूनिट्स, मटेरियल कंज्यूम 250, डायरेक्ट लेबर 70, डायरेक्ट ओवरहेड 30, ठीक है। आगे, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वाज 3 लाख, नॉर्मल कैपेसिटी 30,000, एक्चुअली 25,000। अब देखो, जब सब पर यूनिट बेसिस पे दिया हुआ है तो मुझे फिक्स्ड ओवरहेड भी चाहिए रहेगा पर यूनिट। वो कैसे निकालोगे? 3 लाख डिवाइड बाय नॉर्मल कैपेसिटी या एक्चुअल कैपेसिटी, विच एवर इज हायर। तो मैं 30 से ही डिवाइड करूंगा बिकॉज नॉर्मल इज हायर, तो मिलेगा 10 पर यूनिट। अब ये 10 में कहाँ ऐड करूं? मैं रॉ मटेरियल वाले में ऐड करूं या फिनिश गुड्स में ऐड करूं? तो ध्यान रखना, फिक्स्ड ओवरहेड्स आप रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने में इंकर करते हो, तो ये आप फिनिश गुड्स में ऐड करोगे 10 रुपया। जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। एनीवेज, अब पूछा गया मेरे से, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक व्हेन एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स इज 450,
एंड सेकेंड केस एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स इज 340। इसका एक फॉर्मेट दिया था मैंने आपको, एग्जाम में आप कैसे भी करो चलेगा, बट एक स्पेसिफिक अच्छा सा प्यारा सा फॉर्मेट दिया था, एक बार जरा देख लो। ठीक है, फॉर्मेट ये था, केस 1 जब एनआरवी 450 है फिनिश गुड्स का, ठीक है, तो ऐसा करने का, रॉ मटेरियल पी, फिनिश गुड्स क्यू, क्वांटिटी अपने पास क्वेश्चन में अवेलेबल है 600 1500, बस दिक्कत ये इनको किस रेट से मल्टीप्लाई करूं, कॉस्ट से करूं, एनआरवी से करूं, किससे करूं, ये नहीं पता, मान लो ये पता नहीं अभी अपने को, तो ये निकालने के लिए आई विल प्रिपेयर वर्किंग नोट नंबर 1 एंड 2। इधर देख लो वर्किंग नोट, रॉ मटेरियल में कॉस्ट दिया हुआ था, जीएसटी हटाया, उसमें फ्रेट हैंडलिंग ऐड किया, मुझे कॉस्ट मिली, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट 180 दिया हुआ है। ये डे की तरह रॉ मटेरियल में विचर इज लोअर मत लेना, याद है ना इसकी डिपेंडेंसी एफजी के ऊपर है, तो एफजी को देखो, एफजी का मटेरियल कंज्यूम 250 था, लेबर 70 था, ओवरहेड 30 था, फिक्स्ड ओवरहेड 10 था, कॉस्ट इज 360। ठीक है, तो केस 1 क्या है, एनआरवी 450 है, तो केस 2 भूल जाओ, केस 2 भूल जाओ, कॉस्ट 360, एनआरवी 450, तो विच एवर इज लोअर पे रखेंगे, मतलब एफजी को कॉस्ट पे रख रहे हो, एफजी को कॉस्ट पे रखा, कितना 360। अगर एफजी कॉस्ट पे, इसका मतलब एफजी का सेलिंग प्राइस ज्यादा है ना, एफजी एक हायर वैल्यू पे बिकने वाला है, तो अगर एफजी कॉस्ट पे है तो रॉ मटेरियल भी कॉस्ट पे रखना, क्योंकि अगर एफजी कॉस्ट पे, इसका मतलब क्या है कि एफजी की सेलिंग प्राइस ज्यादा है, और अगर एफजी की सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो रॉ मटेरियल भी कॉस्ट पे रहेगा, इसलिए यहां मैंने रॉ मटेरियल भी कॉस्ट पे रखा, सिंपल। अच्छा सेकंड केस में मैंने देखो केस 2 लिखा, सेम फॉर्मेट बनाया। अब देखो सेकंड केस में बस फर्क इतना है, कॉस्ट तो सेम रहेगी, एनआरवी 340 हो गई, तो फर्स्ट केस भूल जाओ अभी, कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो 340 इज लोअर। अब क्योंकि एफजी एनआरवी पे, तो आरएमबी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे होगा, तो वही किया हुआ है, एफजी एनआरवी पे तो आरएमबी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे होगा, खत्म। तक देनी मार देनी खींच के तमाच, हाँ सर पढ़ाओ पढ़ाओ, आगे बढ़ो। उसके बाद बढ़िया क्वेश्चन पे अगर मैं आऊँ, हाँ तो एक क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक बात बोलता है, रोहन प्राइवेट लिमिटेड इज अ होलसेलर इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, एंड हैज वैल्यूड इन्वेंट्री ऑन एनआरवी बेसिस ऑन द ग्राउंड दैट AS2 डज नॉट अप्लाई टू इन्वेंट्री ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। अब सुनना मेरी बात, आपको एक मैंने बात बताई थी स्टार्टिंग में कि AS2 किस पे एप्लीकेबल नहीं है, तो हमने देखा था जो भी प्रोड्यूसर्स ऑफ लाइव स्टॉक है, प्रोड्यूसर्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, उस पर एप्लीकेबल नहीं है। प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उगा रहे हो तो आप पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में ट्रेडिंग कर रहे हो, मान लो मैं जैसे आम है, अगर मैं आम मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, उगा रहा हूं मेरे खेत में, तो मेरे पे AS2 एप्लीकेबल नहीं है। बट मान लो मैं आम की ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैं एक दुकान से आम खरीदता हूं, दूसरी दुकान में आम बेच देता हूं, तो अगर आप ट्रेडर हो, आप होलसेलर हो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, तो आप पे AS2 एप्लीकेबल है। यहां यही चीज बोली है, AS2 डज नॉट अप्लाई टू प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बट अप्लाइज टू ट्रेडर्स। होलसेलर का मतलब ट्रेडर होता है, तो आप पे AS2 एप्लीकेबल है। और वेरी गुड पॉइंट फॉर MCQ पर्पस, ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो ये वाला पॉइंट अपना हो गया, इसलिए मैं बस थोड़ा नीचे आया था। एनीवेज यस, चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ एक सिली मिस्टेक आप कर सकते हो, ध्यान रखना क्या बोलता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट अ कॉस्ट ऑफ कंपनी वाज 450। मतलब अगर आप फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू देखो तो इट इज 450। द फॉलोइंग आइटम्स वर इंक्लूडेड एट कॉस्ट इन द टोटल, है ना, कुछ आइटम्स का वैल्यू दे रखा है कि कॉस्ट में जोड़ रखे। 100 कोट्स which had cost 2200 normally sold for 4000 owing to a defect NRV was 50% of normal selling price। मतलब अगर मैं वो कोट की बात करूं, इधर आ जाओ, कोट की बात करें, हाँ ये कोट की बात करें तो कोट की कॉस्ट है 220 टोटल में, NRV इज हाउ मच, NRV इज ओनली एंड ओनली 2 lakhs। तो मैं किस पे रखूंगा, विच एवर इज लोअर पे। अब द प्रॉब्लम इज आपके टोटल स्टॉक में ये सब जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ोगे तो बोला हुआ है द फॉलोइंग वर इंक्लूडेड एट कॉस्ट इन टोटल। मतलब ये कोट का वैल्यू जो कॉस्ट है वो 450 में जुड़ा हुआ है, बट हमको तो कॉस्ट पे रखना ही नहीं, हमको एनआरवी पे रखना है ना। तो जब कॉस्ट से एनआरवी पे आ रहे हो तो 20,000 से वैल्यू गिरानी पड़ेगी, तो हमको टोटल स्टॉक में से 20,000 लेस करना पड़ेगा। ये इसके ऊपर क्वेश्चन है, समझा। वापस बताऊं, कोट की कॉस्ट 220 है, एनआरवी 2 लाख है, तो हमको 2 लाख पे वैल्यू करना है ना। बट द प्रॉब्लम इज मेरे जो स्टॉक है उसमें वो 220 पे जुड़ा हुआ है, तो मेरे को 20,000 से मेरे स्टॉक को कम करना पड़ेगा, बिकॉज जब मैं एनआरवी पे ला रहा हूँ तो 20,000 से मेरी वैल्यू गिर रही है, पहला पॉइंट। सेकेंड, शर्ट्स का कॉस्ट 50,000, एनआरवी इज 55,000। अब उसके नीचे लिखा हुआ है कमीशन एट 10% ऑन सेल्स इज पेबल। तो आप नॉर्मली क्या करोगे, सर ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ 55, इसमें से 10% कमीशन भी हटाओ तो जाके एनआरवी मिलेगा। इसमें से कमीशन लेस मत करना, क्यों, दिस 55,000 इज ऑलरेडी द एनआरवी
इट इज ऑलरेडी द एनआरवी, ऑलरेडी एनआरवी है। तो जब अगर ये ऐसा बोलता है ना 55 इज द सेलिंग प्राइस, तो फिर आप कमीशन लेस करते हैं। बट अगर 55 इज ऑलरेडी द एनआरवी, तो आप फिर लेस नहीं करोगे, ठीक है। तो इस केस में कॉस्ट इज 50, एनआरवी 55, तो कॉस्ट पे रखना चाहिए, तो कुछ एडजस्टमेंट ऊपर करने का जरूरत आपको नहीं है ऐसा। तो अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18, मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन, सुनो क्या बोलता है। अपने पास मिस्टर जतिन गिव्स यू द फॉलोइंग आइटम्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इन्वेंटरी, ठीक है। प्रोडक्ट पी है और रॉ मटेरियल एक्स है। 900 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल एक्स परचेज एट ₹100 पर यूनिट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट दिया हुआ है 80 पर यूनिट। तो ये डेटा है रॉ मटेरियल का। आगे 400 यूनिट्स ऑफ पार्टली फिनिश गुड्स। अरे पार्टली फिनिश मतलब क्या होता है, WIP है ना। तो WIP का डेटा दिया हुआ है, कॉस्ट इंकर टिल डेट 245, मतलब WIP का कॉस्ट हो गया। आगे दीज यूनिट्स कैन बी फिनिश्ड नेक्स्ट ईयर बाय एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ ₹50। ये कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन हो गया। कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन आप WIP कॉस्ट में मत ऐड करना, ये NRV निकालते समय लेस करना। NRV कैसे निकालेंगे, याद है ना, WIP खुद का NRV नहीं होता है, फिनिश गुड्स का डेटा यूज करना पड़ेगा। आगे 800 यूनिट्स ऑफ FG, कॉस्ट 295 है, ठीक है। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ पीस 280 सब्जेक्ट टू अ 5% ब्रोकरेज ऑन सेलिंग प्राइस। तो ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ना, तो सेलिंग प्राइस में से ब्रोकरेज माइनस करना। सर अभी यहां क्यों कर रहे हो ब्रोकरेज माइनस, ऊपर तो कमीशन माइनस नहीं किया था। अरे ऊपर बेटा वो NRV दिया हुआ था ना, ऊपर इट वॉज ऑलरेडी NRV 55, यहां बोला है सेलिंग प्राइस इज 280। तो जब सिर्फ सेलिंग प्राइस बोला हुआ है तो आपको ब्रोकरेज तो लेस 5% करना पड़ेगा NRV ढूंढने के लिए। तो अब बोलता है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री दो। अब मैंने आपको वे ऑफ प्रेजेंटेशन सिखाया था, जब ऐसा क्वेश्चन पूछे, मैं हर क्वेश्चन में आपको प्रेजेंटेशन नहीं दिखा रहा हूँ, इसमें ध्यान से देखना। पहले मैंने बताया AS2 के हिसाब से FG को वैल्यू करते कॉस्ट NRV विच एवर इज लोअर, WIP के लिए हम वैल्यू करते हैं NRV विच एवर इज लोअर, कॉस्ट NRV विच एवर इज लोअर। बट NRV ढूंढते कैसे वो मैंने लिख के दिया एक लाइन में। फिर RM की डिपेंडेंसी FG के ऊपर है, वो मैंने लिख के दिया। ऐसे कंसेप्ट लिखना, पहले पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। फिर वही फॉर्मेट, रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स, क्वांटिटी अपने पास क्वेश्चन में है, रेट निकालना है। तो एक एक करके पहले मैंने RM का डेटा लिखा, कॉस्ट कितना, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना, दूसरा। फिर मैंने WIP का डेटा लिखा, कॉस्ट इतना है, NRV कैसे मिलेगी, सेलिंग प्राइस ऑफ FG लिया, उसमें से कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस किया, और कॉस्ट ऑफ सेलिंग जो 5% था ना ब्रोकरेज वो माइनस किया। तो NRV ऑफ WIP मिला, मैंने उल्टा बोल दिया, हाँ। फिर FG का बात किया, कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था, NRV निकाला, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल 266। अब एक एक करके लाइन में आओ। सबसे पहले FG, कॉस्ट या NRV विच एवर इज लोअर। तो FG तो NRV पे होगा, अगर FG NRV पे हो रहा है मतलब FG का NRV कम है, तो RM होगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे, और WIP अगेन विच एवर इज लोअर, कॉस्ट या NRV, तो NRV ही कम है, तो 216 पे WIP होगा। मजा आ गया सर, आओ आगे बढ़ेंगे। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 एकदम शानदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से पढ़ना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो क्या बोलता है। सबसे पहले बोलता है एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर वॉज 15,000 kgs ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। ड्यू टू फॉल इन मार्केट सेल प्राइस ऑफ FG वॉज 20, FG का NRV दे दिया, और आगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट दिया हुआ है रॉ मटेरियल का, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम खुश है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द क्लोजिंग इन्वेंट्री एज ऑन दैट डेट, निकाल लेंगे सर। अब अपने को डेटा दिया हुआ है ओपनिंग इन्वेंट्री का, FG और फिनिश गुड्स। फिर दिया हुआ है परचेजेस। अब देखो अगर आपके बिजनेस में FG और रॉ मटेरियल दोनों है, तो खरीदारी आप RM की करोगे, रॉ मटेरियल की। फिनिश गुड्स तो हम बनाएंगे ना, ठीक है। फिर लेबर दिया हुआ है, फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है। अच्छा सेल्स किसका होगा, RM खरीदेंगे, उससे FG बनाएंगे और FG बेचेंगे, तो ये सेल्स FG का दिया हुआ है। फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का, ठीक है। तो ये दोनों का फिगर मिसिंग है अपने पास, ध्यान रखना। अच्छा अभी फिक्स्ड ओवरहेड भूल से इस कॉलम में आ गया, वो बाजू वाले कॉलम में जाना चाहिए, ध्यान रखना। एनीवेज अब अपने को वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री मांगा है, तो दो इन्वेंट्री है, एक रॉ मटेरियल एक फिनिश गुड्स, तो लिख लेते पहले वही फॉर्मेट, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स, क्वांटिटी है, रेट अवेलेबल नहीं है, वो रेट कौन सा यूज करना बताएंगे, अमाउंट मिल जाएगा। सबसे पहले रॉ मटेरियल की बात करते हैं, इसकी कॉस्ट क्या है, NRV तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट तो पता है, कॉस्ट नहीं पता है। तो देखो आपने खरीदा कितने में, 10,000 kgs खरीदा है 1 लाख रुपीज में, तो कॉस्ट 10 रुपया, तो मैंने लिख दी 10 रुपया कॉस्ट है इसकी। कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट दोनों मिल गया। अब येडे की तरह दोनों में से विच एवर इज लोअर मत लेना, इसकी डिपेंडेंसी FG के ऊपर है। FG वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सबसे पहले FG में अपने को बोला है रॉ मटेरियल में खर्चा कितना हुआ, 1 लाख। अब येडे की तरह 1 लाख मत ऐड कर देना, आपको अगर थोड़ा सा भी ज्ञान है तो हम जितना RM कंज्यूम करते हैं वो ऐड करेंगे, ना कि जितना हमने खरीदा है। तो कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो हमारे पास RM कितना ओपनिंग में था केजीज में, वो है,
परचेज कितना किया वो है, और क्लोजिंग में कितना था वो है। तो इससे मिलेगा RM कंज्यूम्ड। ये तो केजीज में हुआ सर, रुपीज में कैसे मिलेगा? RM की कॉस्ट 10 रुपये है ना, उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो RM कंजम्पशन लेना है, इंपॉर्टेंट पार्ट फर्स्ट। सेकेंड, लेबर एज इट इज ऐड कर देना। उसके बाद है फिक्स्ड ओवरहेड। अब फिक्स्ड ओवरहेड हम ऐसे ऐड नहीं करते ना पूरा 75, आप देखना पड़ेगा नॉर्मल की एक्चुअल, वो निकालना पड़ेगा ना, नॉर्मल कैपेसिटी कितना थी, एक्चुअल आपने कितना बनाया। तो नॉर्मल कैपेसिटी 15,000 था, लेकिन सर एक्चुअल कैपेसिटी दिया हुआ ही नहीं है। आपने FG रियल में कितना मैन्युफैक्चर किया, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है वो दिया हुआ ही नहीं है, वो निकालना पड़ेगा। दैट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट, वो नीचे निकाला हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल कैपेसिटी इन केजीज। वही फॉर्मूला यूज करने का, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक फॉर्मूला होता है, जितना खरीदा, सॉरी जितना था ओपनिंग में प्लस जो खरीदा माइनस जो बच गया हटा के आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जितना यूनिट बेचा। ठीक है, अपने पास ओपनिंग है FG का, अब FG हम खरीद नहीं रहे, बना रहे, तो परचेज के बदले यूज द वर्ड प्रोडक्शन। क्लोजिंग हमारे पास है, और FG कितना बिका था यूनिट्स में वो भी हमारे पास है बराबर, मतलब ओपनिंग है, क्लोजिंग है, सेल्स है। तो इससे मिल जाएगा ना बैलेंसिंग फिगर की प्रोडक्शन कितना था FG का। तो FG का प्रोडक्शन वाज 10,200 kgs। अब आप सोचो ध्यान से, नॉर्मल कैपेसिटी 15,000 है, बट आपने उतना बनाया ही नहीं है, तो लॉजिकली पूरा 75,000 का फिक्स्ड ओवरहेड्स ऐड करने देना ही नहीं चाहिए ना, बिकॉज यू वर इनएफिशिएंट। आपने जितना नॉर्मल कैपेसिटी है उससे कम बनाया है, तो पूरा 75 अलाउ भी नहीं करना चाहिए आपको। तो कितना अलाउ करे, वो 2 स्टेप आपने सीखा था ना, पहले आप निकालो कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नॉर्मल एक्चुअल विच एवर इज हायर। उसके बाद याद है इन्वेंट्री एलोकेशन करते थे, कितना एक्चुअल कैपेसिटी है इनटू पर यूनिट, 51,000 आएगा अमाउंट, इतना ही कैपिटलाइज कर पाओगे, बाकी 24,000 जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। मतलब जो फिक्स्ड ओवरहेड्स का अपन ने कंसेप्ट सीखा था वो यहां काम आया। तो यहाँ 2 चीज इंपॉर्टेंट, पहला फिनिश गुड्स में RM का कंजम्पशन लेना, दूसरा यहाँ फिक्स्ड ओवरहेड्स का वो आपको कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा कि मैं कितना ऐड करूं। टोटल कॉस्ट मिलेगा, अब अपने को पर यूनिट चाहिए, तो जितना भी आपका एक्चुअल कैपेसिटी है, जितना आपने एक्चुअल बनाया उससे डिवाइड कर देना, एक्चुअल प्रोडक्शन उससे डिवाइड कर देना। तो वो अपने को था 10,200, अभी जस्ट निकाला अपन ने, तो पर यूनिट कॉस्ट मिलेगी 22.5। NRV हमारे पास ऑलरेडी है ₹20, तो FG को वैल्यू करोगे लोअर, दैट इज 20 पे FG को वैल्यू करोगे। अब क्योंकि FG लोअर पे वैल्यू हो रहा है, NRV पे वैल्यू हो रहा है, तो RM भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू होगा, खत्म। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको लिख कर ही प्रैक्टिस करना है, इसको रेफर मत करना भाई, ठीक है। तो 19 वो था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 सिंपल है, देख लो क्या बोलता है। सेल्स दिया हुआ है आपको 30,40,000, जनरल ओवरहेड दिया हुआ है 4 लाख, इन्वेंट्री बिगनिंग का दिया हुआ है, फिर परचेज कितना किया आपको, 2 परचेज आपने किया हुआ है वो दिया हुआ है, फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है। आप सेल्स भी निकाल सकते हो, जितना ओपनिंग था प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, आपको सेल्स मिल जाएगा, यूनिट्स कितना सेल्स हुआ है। चाहता क्या है, बोलता है फीफो मेथड यूज करना, क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू निकालना, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, COGS का वैल्यू निकालना, और प्रॉफिट लॉस निकालना। ठीक है, एक एक करके डील करते हैं। सबसे पहले देख लो, मैंने लिख भी दिया, मेरे पास 3 लॉट था, एक ओपनिंग का लॉट और 2 परचेज के लॉट, ये मैंने लिख दिया ऐसे। स्टॉक में कितना बचा है 13,000। अब अगर मैं फीफो मेथड यूज कर रहा हूं तो जो मेरा सेल्स हुआ रहेगा, ये सेल्स कैसे निकाला सर आपने, बैलेंसिंग फिगर निकाला, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो सेल्स आ जाएगा आपको, चाहो तो निकालो, नहीं निकाला तो भी चलेगा। अब थोड़ा लॉजिक लगाना, अगर मेथड फीफो है तो स्टॉक कौन से वाले लॉट में से बचा रहेगा, ओपनिंग और मतलब ऊपर वाले लॉट से स्टॉक बचा रहेगा कि नीचे वाले लॉट से स्टॉक बचा रहेगा। अरे फीफो में क्या होता है, जो पहला आया वो पहले बिका, जो पहला आया वो पहले बिका, मतलब स्टॉक जो बचा रहेगा वो नीचे के लॉट से बचा रहेगा। तो इसलिए मैंने बोला 13,000 में से 10,000 जो सबसे लास्ट लॉट है उसमें से बचा होगा, और 3,000 उसके ऊपर के लॉट में से बचा रहेगा। तो स्टॉक की वैल्यू ऐसे मिलेगी, 10,000 इंटू 95 और 3,000 इंटू 90 के हिसाब से स्टॉक। फिर है COGS। अब अगर यहां से स्टॉक बचा है तो बिका कहां से होगा, एक तो ऊपर के लॉट से 10,000 बिका होगा, और 20 में से 3,000 स्टॉक में बचा है तो 17 इस लॉट में से बिका रहेगा। ऐसा तो वो आया 10 और 17 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो वो आप निकाल सकते हो। उसके अलावा आपसे पूछा है प्रॉफिट। अब यहां ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है कि नेट प्रॉफिट पूछा है, मुझे नहीं पता सर कैसे निकलता है। सेल्स माइनस COGS विल गिव यू ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप जनरल ओवरहेड माइनस करोगे इट विल गिव यू नेट प्रॉफिट। देखो COGS स्टेप नंबर 2 में आपके पास था, ठीक है, सेल्स आप टोटल आपको ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, तो प्रॉफिट निकाला, इधर सेल्स माइनस COGS ग्रॉस प्रॉफिट माइनस जनरल ओवरहेड्स नेट प्रॉफिट, खत्म क्वेश्चन, डन। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 21। उसके बाद 23 यू कैन जस्ट रीड वंस, जो फर्स्ट पार्ट 23 का वो एक बार देख लेना बस, सिंपल, इतना कुछ ट्रिकी है नहीं वो। हाँ 24 भी सिंपल, इतना कुछ है नहीं। 25
लास्ट एलडीआर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होते ही चैप्टर ओवर है। वाह सर, आओ इधर। ये पता है किस पे बेस्ड है? जॉइंट प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स। ध्यान से सुनना क्या बोलता है। एक कंपनी था, उसमें दो मेन प्रोडक्ट्स है, पॉलिस्टर और नाइलॉन, और एक बाय प्रोडक्ट है फाइबर। दो मेन प्रोडक्ट, एक बाय प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे फिर बोलता है कि हमने ये सारे खर्चे किए, रॉ मटेरियल का खर्चा दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, फिक्स्ड ओवरहेड्स दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड्स दिया हुआ है। अब सबसे पहले आप क्या करोगे? जॉइंट प्रोडक्ट में क्या होता है, पहले हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं, है ना, उसमें से एनआरवी का बाय प्रोडक्ट का एनआरवी माइनस करते हैं और फिर एलोकेशन करते हैं। यही करते हैं ना, बस यही करना है। अब देख लो, मुझे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, तो पॉलिस्टर और नाइलॉन वही फॉर्मेट, क्लोजिंग स्टॉक। क्वांटिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्टॉक में कितना बचा। अच्छा, आउटपुट दिया हुआ है पहले, आउटपुट में क्या निकला? पॉलिस्टर निकला, नाइलॉन निकला, मेन प्रोडक्ट है, और फाइबर जो बाय प्रोडक्ट है वो भी निकला। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, तो इसका अपने को वैल्यू चाहिए, तो मैंने पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स लिखे, रेट मेरे को नहीं पता, देखते। फिर मैं निकालूंगा टोटल कॉस्ट। पहला खर्चा है आरएम का। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर हम तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड वाला खर्चा ऐड करते हैं ना, ये तो सिर्फ जितना परचेस किया है वो है। अपने पास रॉ मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग का डेटा ही नहीं है, तो जो परचेस किया वही कंज्यूम होगा, मान लेना ऐसा। तो रॉ मटेरियल यहां लिख दिया, वेजेस लिख दिया। फिक्स्ड ओवरहेड्स में मेरे पास नॉर्मल कैपेसिटी वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो जितना दिया है पूरा ऐड कर देना, और वेरिएबल ओवरहेड्स भी पूरा ऐड कर देना। टोटल कॉस्ट मिल जाएगा 6,90,000। ठीक है, उसके अलावा आपको नीचे डेटा दिया हुआ था कि पॉलिस्टर नाइलॉन का मार्केट प्राइस है 100 और 60, दैट इज ओके। बाय प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है 40। ठीक है, तो बाय प्रोडक्ट का यूनिट्स कितना था? 3200, और सेलिंग प्राइस है 40। ठीक है, तो आपको सेलिंग प्राइस ऑफ बाय प्रोडक्ट मिलेगा। आगे पढ़ो। देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 8,000 ऑन सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट। ध्यान रखना, मेरे को बाय प्रोडक्ट का प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे बाय प्रोडक्ट का एनआरवी चाहिए। ये प्रॉफिट कंफ्यूज करके दिया है, इग्नोर करना। इग्नोर सर, जैसे वो करती थी ना इग्नोर, वैसे इग्नोर करना। आफ्टर इंकरिंग सेपरेट प्रोसेसिंग एक्सपेंस ऑफ 10,000 एंड पैकेजिंग चार्ज ऑफ 9,000, ये सेलिंग कॉस्ट है। मतलब आपका जो बाय प्रोडक्ट है उसका एनआरवी कितना होगा? 3200 इंटू 40, ये सेलिंग प्राइस हो गई। उसमें से ये दो खर्चे 10,000 और 8,000 माइनस करोगे तो बाय प्रोडक्ट का एनआरवी मिल जाएगा। उसके अलावा एक और चीज बोली है, 5,000 वॉज रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप इज ऑल्सो लाइक अ बाय प्रोडक्ट। तो यहां एक नहीं दो बाय प्रोडक्ट है, एक है फाइबर वाला बाय प्रोडक्ट और एक है स्क्रैप वाला बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैंने वही किया, टोटल कॉस्ट आया था, उसमें से फाइबर का जो एनआरवी है वो माइनस किया और स्क्रैप का भी एनआरवी माइनस किया, नेट कॉस्ट मिला। अब क्या करना है? एलोकेट करना है सर, किस में? मेन प्रोडक्ट्स में। कौन से रेशियो में सिखाया था ना, जितना यूनिट्स बनाया इंटू सेलिंग प्राइस, जितना यूनिट्स बनाया इंटू सेलिंग प्राइस। तो रेशियो आया, उस रेशियो में आपने कॉस्ट को एलोकेट किया, ये टोटल कॉस्ट मिला। पर यूनिट निकालने के लिए वही, जितना यूनिट बनाया उससे डिवाइड कर देना, जितना यूनिट बनाया उससे डिवाइड कर देना, मिलेगा पर यूनिट। कॉस्ट आपको मिल गई। एनआरवी क्वेश्चन में अवेलेबल है 160, तो विच एवर इज लोअर, तो हम इस पे वैल्यू करेंगे, ऊपर जाके लिख देना, उस पे वैल्यू कर लिया सर। और मैंने एक नोट भी दिया हुआ है, वी नीड एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट एंड नॉट प्रॉफिट, देयरफॉर प्रॉफिट इज टू बी इग्नोर्ड। सर सर कहा था ना, भाई आया है सब करा के जाएगा, और जब मैं कहता हूं भाई आया है सब करा के जाएगा, तो क्या कहते हैं हम? एक के भाई साहब। तो ये था आपका शानदार रिवीजन AS2 का, जहां मैंने सारे क्वेश्चन अच्छे वाले आपके लिए कवर किए, सारे कंसेप्ट डिटेल में कवर किए, कोई घाई नहीं किया है, एकदम तबियत से समय देकर रिवाइज किया है। आई होप आपको पसंद आया रहेगा। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करके जाना कि आपको सेशन कैसा लगा, बिकॉज आपके लिए एक छोटा सा कमेंट रहेगा, बट मेरे लिए इट विल बी अ मोटिवेशन फैक्टर टू अपलोड मोर सच वीडियोस। ठीक है, उसके अलावा वापस बता दूं, अगर आपको मेरे सेशन जैसे पसंद आते हैं तो आप अपने जूनियर्स को बता सकते हो कि दे कैन स्टडी फ्रॉम मी। लेक्चर्स मेरे BB वर्चुअल्स पे अवेलेबल है। अगर आपको एक किताब चाहिए क्वेश्चन बैंक, ये भी मेरी BB वर्चुअल्स पे अवेलेबल है। ठीक है, और जो बोर्ड नोट्स है वो मेरे टेलीग्राम पे मैं फ्री में आपके लिए डालूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, लास्ट में जाते जाते हल्का प्रमोशन तो चल एनीवेज, तो आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय।